प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज 6 जजेस के खत के मामले पर 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है। फुल कोर्ट नहीं बना, उसकी वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने बता दी। उन्होंने कहा कि 2 जजेस अवेलेबल नहीं थे, एक जज ने रिक्यूज किया है, उस वजह से फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता। 6 जजेस ने आज को सुना है, सेर हासिल गुफ्तगू हुई है और इसमें तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी जानिब से आई जो रिकमेंडेशंस हैं उसको पढ़ के सुनाया गया, उसका जिक्र हुआ और उसके बाद फिर मुतल्लिका इदारों से जवाब मांग लिया है। हुकूमत से रिकमेंडेशंस और जवाब दोनों चीज़ें मांगी हैं। अगली समाअत 7 तारीख को होने जा रही है। आज की जो समाअत में बुनियादी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो रिमार्क्स आए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि फिर हम उस पर गुफ्तगू कर सकें। आज काजी फैसल साहब ने कहा है कि अगर कोई इस अदालत पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया कि मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली, सोशल मीडिया और किसी भी तरफ से हो सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने इस बात की तौसीक की है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने की है, यानी दोनों को एक ही तरह के चैलेंजेस का सामना है। अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी, हमें इसे दूर करना है। हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें, हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो अफसोसनाक है और वो सबके सामने है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं। यही सवाल वैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उठाया था कि इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि जब हम मॉनिटरिंग जज बनाते और JIT बनाते हैं तो हम अदलिया की आज़ादी को कम करते हैं। काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए कि JIT इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के अलावा कहीं नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी शिकायत मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आई है। काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस अदालत के माजी की तारीख का जिम्मेदार नहीं हूं। जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि ये जो तजावीज़ दी गई हैं ये सब हाई कोर्ट्स खुद क्यों नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त क्यों ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब लोग पटरी से हट जाएं तो फिर कानून साजी की ज़रूरत पड़ जाती है, हुकूमत आखिर कब कानून साजी करेगी। लेजिस्लेशन पर आज चीफ जस्टिस ने बहुत जोर दिया और बार बार दिया। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को भी फ़ोन आते हैं, जो काम नहीं करते OSD बना दिए जाते हैं, लेकिन जो काम कर कुछ ऐसे भी हैं जो दबाव का सामना नहीं कर पाते और काम कर देते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाता है। ये बात भी हुई कि कोई सच बोलता नहीं है और अगर कोई बोलता है तो फिर उसके साथ वो होता है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से बहुत बार बार जिक्र हुआ कि उनके हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, इस कंसर्न पर बहुत ज़्यादा आज बात हुई है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेहरबानो कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया मेहरबानो, खुशामदीद कहते हैं आपको। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, माहिर कानून है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं सबसे पहले मुझे ये बताइए राजा आमिर अब्बास साहब, लेजिस्लेशन का बहुत जिक्र होता रहा, आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थे, बार बार बात होती रही। चीफ जस्टिस साहब के अलावा शायद मेरा ख्याल है किसी और ने ये बात नहीं की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब चाहते थे कि लेजिस्लेशन हो, इस पे जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं उनके हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। देखिए एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि एजेंसीज के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। व्हाट ही मेंट, जो अपरेंटली नजर आ रहा था वो ये था कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें कानून होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब आया कि जी कानून जो है, एक जज तो कानून के तहत ही काम कर रहा है, ओथ लेके आता है, आइन के तहत ओथ लेता है और उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। लेजिस्लेशन क्या उसको रोक पाएगी? क्या जो भी कानून साजी आपके यहाँ तो अभी भी कानून है, लेकिन क्या वो कानून के होते हुए उन्होंने गिनवा दिया? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ कर पाई? क्या दीगर हाई कोर्ट्स कुछ कर पाते हैं? उन्होंने कहा ऑब्वियसली नॉट। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस चीज को रोकने के लिए कानून साजी तो पार्लियामेंट करती है या जो भी है, हम एज ए सुप्रीम बॉडी जो है हमने एक फायरवॉल बनानी है, हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब बार बार इसकी मुखालफत कर रहे थे और कहते हैं कि इसकी न सिर्फ जरूरत नहीं है बल्कि इसका कोई फायदा भी नहीं होगा।
आप क्या समझते हैं, लेजिस्लेशन का फायदा होगा या नहीं होगा? देखिए, लेजिस्लेशन आप क्या करेंगे? लेजिस्लेशन क्या आपके पास आर्टिकल 204 नहीं है? क्या आपके पास कॉन्टेम्प्ट लॉज नहीं है? वो क्या कहते हैं? क्या आपके पास पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड के दफात नहीं है कि कहीं कोर्ट में मुदाखलत होती है तो एक्शंस लेना चाहिए? लेकिन ये नहीं हो पा रहा। इन सब चीजों के बावजूद आपके चारों हाई कोर्ट्स ने मुकम्मल तौर पे आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें ये चीज, अब इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं रहा कि द एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं कि ना सिर्फ फियर है, इंटरवेंशन है। और इंटरवेंशन हो रही है किन केसेस में? पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जो बनते हैं या जिसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन दरकार होता है, वहां पे ये इस किस्म की इंटरवेंशन की निशानदही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े क्लियर अब अल्फाज में लिख दिया कि जी हमसे अपनी मनपसंद के डिसीजंस पॉलिटिकल केसेस में लेने की कोशिश की जाती है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, नोबडी डिनाइड। सो दिस फैक्ट इज अपरेंट कि जी अब ये चीजें हैं। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बात की, उन्होंने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात की असद। उन्होंने कहा कि जी हमने एक ऐसी चीज बनानी है कि अगर माजी में होता रहा या मेरे दौर में नहीं हुआ या मैं एज ए जज था तो मुझे किसी की हिम्मत, उनका नो, वी वांट कि जो अदारा है उसका एक जो सिस्टम है वो ऐसी सिचुएशन में सामने आके खुद ब खुद खड़ा हो जाए और एक सिविल जज को या एक डिस्ट्रिक्ट जज को या हाई कोर्ट के जज को, भले से वो कमजोर है स्ट्रांग है, वी डोंट केयर, लेकिन वो सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि उसके होते हुए कोई ये चीज कर ही ना पाए। तौर पे ये सवाल भी उठाना कि सिविल जज के ऊपर अगर दबाव आता है तो क्या सिविल जज ये कह सकता है? वो तो कह ही नहीं सकता इन हालात में। तो उस पर काजी फैसल साहब ने कहा था कि अगर वो नहीं कह सकता तो फिर उसको अपनी कुर्सी पर होना ही नहीं चाहिए। तो और इसके अलावा एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी मेहरबान उठा, आप तो आज साइफर केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मसरूफ रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हो रही थी उसमें यह सवाल उठा कि मंसूर साहब ने कहा कि अगर आपका कोई भी जज रिपोर्ट करता है चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस जो है वो उस पर एक्शन नहीं लेता तो फिर क्या होना चाहिए? इसका मैकेनिज्म ही बनने की जरूरत। फेयर पॉइंट, बहुत अच्छा सवाल है। बट यू नो क्योंकि राजा साहब ने आपको एक सारा लीगल वो दिया, वकील है, माहिर कानून है, वो बता सकते हैं। मैं इसको एक लार्जर फ्रेमवर्क में डालना चाहती हूँ। देखिए, जो सवाल है कि कैन लेजिस्लेशन स्टॉप इंटरफेरेंस, लेजिस्लेशन से जो मुदाखलत है वो ख़त्म हो सकती है, तो देखिए आपके सामने हम हर चीज़ डाल देते हैं कि मज़ीद लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। मगर इस वक्त जो लेजिस्लेशन मौजूद है, जैसे कि इलेक्शन एक्ट 2017 उठा लें, कानून बने हुए हैं, कुछ बड़े अच्छे कानून है, उसमें मजीद इस्लाहात हमेशा हो सकती हैं, मगर उन कानून की कवानीन की धज्जियां उठते हमने देखी 2024 में, राइट? तो मसला ये नहीं है कि कानून नहीं है, कि कानून साजी होनी है, मसला ये है कि कानून पे अमल कौन कराएगा, उसको हमने यकीनी बनाना है। एंड एक तरीका वो करने का है कि जब आपकी अदालतें मजबूत होंगी, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे कहा कि जब एक रोबस्ट, इंडिपेंडेंट और मजबूत अदलिया होगी तो बाकी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगी। और ये वो नुक्ता है जिसको हम सबको पकड़ना चाहिए है। आपको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कायम करनी है मुल्क में, राइट? आप और कवानीन की क्यों बात करते हैं? एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इस मुल्क में, आपके आइन में। अगर आप उसके ही ताबे हो जाएं तो आधी आपके मसले खत्म हो जाएंगे। तो ये हम सब ने तय करना है, इसमें हमने अपनी सियासत में नहीं बंटना। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, आज भी मैं सुन रही थी कुछ जमातों के लोग आते हैं टेलीविजन शोज पे, जब इन 6 जजेस के खत की बात करते हैं या जो बाबर सत्तार साहब के साथ हो रहा है उस सब की हम बात करते हैं, तो वो बात करते हैं हाँ जी होना चाहिए, मगर उनकी तोपों का रुख इन जजेस पे होता है कि फिर इनको बरतरफ कर देना चाहिए, ओनस इन पे होना चाहिए टू प्रूव। ऐसे नहीं करना, क्योंकि आप फिर उनको ज़दोकोब कर रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं, एक तरफ से धमका रहे हैं कि खबरदार जो सच बोला, क्योंकि फिर आपका कुछ नहीं बचेगा। मगर खुशकिस्मती से ये जो 6 जजेस हैं हाई कोर्ट के, ये सब इनकी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस बड़ी मजबूत थी, इनको आपने जजशिप से हटा भी दिया तो ये तो ज्यादा पैसे कमा लेंगे, इसलिए ये न डर हो गए। आपने जैसे बाबर सत्तार साहब का जिक्र किया, राना सानब साहब, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसका जिक्र हुआ, खास तौर पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब बार बार ये कहते रहे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी कहा, जो कुछ बाबर सत्तार साहब के साथ हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब एक मुहिम जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ चली थी तो आपने उस पर JIT तश्कील दी थी, उसमें लोगों के नाम आए थे, लोग और
मुहिम चलाने या ट्वीट्स करने वालों के को नोटिस जारी किए गए थे और उसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल कर दिए गए थे। तो जब आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ चलने वाली मुहिम पर एक जेटी बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही कदम उठाया गया था, अब बाबर सत्तार साहब के खिलाफ चलने वाली मुहिम की पर हुकूमत खामोश क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले हमने तो कमीशन बनाया था इसी मामले के ऊपर कि वो तहकीक करे और फिर वो रिपोर्ट दे। उस कमीशन ने ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया और आज जो डिबेट हुई है, देखें बड़ी अच्छी बातें की कि पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में उनका इतना फोकस नहीं होगा, इस चीज पे ज्यादा होगा कि जो हमारा मौकफ है वो मान लिया जाए। तो इसके साथ साथ देखें ये भी बात हुई कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको सोशल मीडिया के जो प्रेशर्स होते हैं, जिस तरह जस्टिसेस का पर्सनल डेटा सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है, बार एसोसिएशंस का प्रेशर, रिश्तेदारों के प्रेशर से भी इंडिपेंडेंट करना, और ये जो दीगर अब जो इल्जामात लगे हैं उससे तो डेफिनेटली ये पूरी तहकीक ही उसके ऊपर हो रही है। और फिर इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रपोजल थे उनको पब्लिक करने का भी कहा कि जब ये हेयरिंग पब्लिक है तो वो भी किया जाए। तो हम इस सारी प्रोसीडिंग के साथ हैं। देखें, बड़ी अच्छी बात है कि ये लाजिम है कि हुकूमत इसको सपोर्ट करे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी सपोर्ट करे। तो जो भी इसका आउटकम आएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सपोर्ट करेगी। और हम तो समझते हैं कि हमारा जो किरदार था, जो रोल था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहाँ जो एक फर्द वाहिद था, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो बिल था, जिसमें फर्द वाहिद के पास सारी पावर थी कि वो सुओ मोटो ले, और फिर उसमें इन्फ्लुएंस का तासुर जो है या अंसर जो है वो बढ़ जाता है अगर एक ही आदमी ने फैसला करना और वो इन्फ्लुएंस्ड हो किसी भी वजह से। तो हमने तो उसको माइल किया, उसको मेलो किया, और हमने कमेटी फॉर्मेशन कर दी 184(3) हो, सुओ मोटो हो, या बेंच फॉर्मेशन अगर है और एक ही बंदा है और वो इन्फ्लुएंस हो जाए तो फिर ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो इसके अंदर भी हमने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ को इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें भी बिल्कुल सही। राणा साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ चलने वाली इस मुहिम पर हुकूमत खामोश क्यों है? हुकूमत इसको कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? और इसमें इल्जाम तो यह है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स कैंपेन कर रहे हैं वो उनका ताल्लुक जो है उनको नून लीग की लीडरशिप फॉलो करती है उनमें से बेशतर अकाउंट्स को, और उनका ताल्लुक, वो क्लेम करते हैं कि उनका ताल्लुक नून लीग के साथ है। तो इस पर हुकूमत खामोश क्यों है? नहीं, बात ये, हम खामोश का है असद, हमने तो कमीशन कायम कर दिया था ना। इन्हीं जो ये रिपोर्ट्स थी, जो ये जो खतूत, ये तो बात की बात है ना, कमीशन पहले बन चुका था, वो कहानी तो पुरानी हो गई। ये कैंपेन तो पिछले 4-5 दिन में चली है जैसे बाबर सत्तार के खिलाफ। देखें, मेरी बात सुने ना, अब जब एक मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है तो मेरे ख्याल से अब उसके ऊपर अब कमीशन बना दिया जाए। अब तो ये सारा चीज अंडर डिस्कशन है ना, इट इज सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर चल रहे हैं मामलात। तो अब तो जहां हमारा रोल था, हमने बगैर वक्त ज़ाया किए हमने कमीशन फॉर्म किया और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम फुली इंडोर्स करते हैं और सपोर्ट करते हैं और इसके पीछे हम खड़े, और उन्होंने कमीशन कायम कर दिया। और वो हमारी तरफ से इंडिपेंडेंट कमीशन था। आपने देख लिया कि वो जिस तरह की ट्रोलिंग उनकी हुई, वो उन्होंने कहा कि जी ठीक है कि मैं जुडिशरी को दे देता हूं मामला। तो हमने तो अपना रोल अदा किया। ठीक है, बिल्कुल, चलें, सही है। इसमें राजा आमिर अब्बास साहब, एक सवाल ये भी उठा जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि अगर एक जज, सिविल जज या सेशन जज अपने हाई कोर्ट के जज को, अब चीफ जस्टिस को शिकायत करता है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, और चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता, तो इस पर क्या होना चाहिए, ये सवाल उठा है। आपके ख्याल में इस सवाल के उठने से क्या मुराद है? यानी क्या जवाब वो ढूंढ रहे हैं? क्या किसी सजा के तयन की बात हो रही है, या चीफ जस्टिस के, ऐसे चीफ जस्टिस के मिस कॉन्टेक्ट पर सवाल उठने की बात हो रही है? इससे क्या मुराद होती है? देखिए असद, एक तो अभी जो आपका सवाल था राना साहब ने आपने किया कि जी हुकूमत क्यों खामोश है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो इशू है, और उसमें खाली ट्रोलिंग नहीं हो रही, हिज पर्सनल डाटा जो उनकी फैमिली का है which is only available with the government। ये बात हुई आज, आप यू आर ऑल्सो देयर, और सुप्रीम कोर्ट में, कि जिसको मासिवाय जो स्टेट के पास अदारे हैं हमारे,
वो रिलीज कर सकते हैं। ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो डाटा मौजूद है, ना किसी के पास उनके पासपोर्ट की या ट्रैवलिंग हिस्ट्री मौजूद है। तो ये कहाँ से आ रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अब यही इस पूरे केस में इशू ये हो रहा है कि जी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कि ये तमाम जो एजेंसीज हैं ये किसके कंट्रोल में हैं? ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। एंड इफ़ यू अगेन गो बैक टू द एग्जीक्यूटिव और उनको कहें कि जी आप, अब यही जो आपका सवाल है कि जी अगर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिखता है और उस पर चीफ जस्टिस अमल दरामद नहीं करता, उसको दबा के बैठ जाता है, तो ये बात जस्टिस मंसूर अली शाह फोकस कर रहे हैं कि ओनली वी कैन डेवलप अ मैकेनिज्म, वो कोई और नहीं कर सकता। ये हम तो करें, हम भी अगर नहीं करेंगे, उन्होंने इस प्रोसीडिंग्स को कहा है कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और एज ए लॉ स्टूडेंट आई बिलीव कि ये जिस स्टेज पे हम आ गए हैं, अब इस दलदल में इसके बाद मजीद नीचे जाने की जगह नहीं है। इधर हम कोलैप्स करके ख़त्म हो जाएंगे या इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि जिसमें ये चीज़ें चेक हो जाएं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको चेक करे, ना कि जी किसी एक दौर में एक चीफ जस्टिस दबा के बैठ गया। अभी बड़ी बात है कि जी 5 साल केस नहीं लगा। यस, अब ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जी जो पेंडिंग केसेस हैं या जो अर्जेंट नवीयत के केसेस हैं वो क्यों नहीं लग पाते, क्यों नहीं वो रिव्यूज 4 साल लगे, या अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो नहीं लग पा रहे। एक राय साहब, चलें ये मौजूद शायद दूसरा होगा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी बार बार कहा, इसीलिए मैंने ये बात कि माजी में जी सिलेक्शन होती थी कि कौन सा केस लगना है कौन सा नहीं लगना, लेकिन अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के होते हुए एक उनके पास केस जाता है 11 जनवरी को बल्ले के निशान का, 13 जनवरी को उसका फैसला भी आ जाता है। यकम अप्रैल को एक दरखास्त जाती है कि पेशावर में जो मखसूस नशस्तें हैं उसके मामले पर, आज तक वो केस महीना हो गया फिक्स ही नहीं हुआ। तो ये अभी भी तो यही हो रहा है कि कोई केस लगता है कोई केस नहीं लगता। लेकिन इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ चीफ जस्टिस की तो नहीं है। नाउ इट्स अ कमेटी, वो कमेटी में 3 जजेस बैठे हुए हैं, बाकी जजेस भी हैं, वो इसका क्या जवाब देते हैं? या वो ये कहते हैं कि जी हम तो इसको लगाना चाह रहे हैं लेकिन ये लग नहीं रहा। यानी आप ये कहने अगर चीफ जस्टिस केस को लगाना चाहते हैं और कमेटी जो है वो बाकी दोनों जजेस अगर नहीं मानते तो केस नहीं लगेगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेजोरिटी का व्यू होता है, दो कहें, लेकिन ये लगनी चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि जिसमें ये चीजें तो अलहदा हैं, लेकिन जो असल इशू ये है कि ये जो इंटरवेंशन चारों आपके जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने बड़े लाउड एंड क्लियर, और खासकर उन्होंने एक वर्ड यूज किया जो रिपीट हुआ कोर्ट में बेंच की जानिब से कि इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। अब ये जब ओपन सीक्रेट है, व्हाट इज द ओपन सीक्रेट? इंटरवेंशन बाय द डिफरेंट एजेंसीज। अगर ये ओपन सीक्रेट है तो क्या हमने इसको दोबारा ये कोशिश करनी है कि ये ओपन सीक्रेट तो है लेकिन लेट्स पुट इट अंडर द कार्पेट, इसको हम रख देते हैं, हम फिर देखेंगे जैसे स्टेटस को चल रहा है इसको चलने दें। पीछे भी अगर ये 75 साल की यही हिस्ट्री है तो ये आगे भी ये 75 साल का ही तमाम मलबा है कि जिसकी वजह से अब यहाँ आए हैं। एंड आई टोटली बिलीव कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये बात की है कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर इसको मिस कर दिया गया, ट्रस्ट मी एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये समझता हूं कि एज लॉयर्स हम सबको तो पहले दिन ही पता लग जाता है कि जब फाइल टेकअप होती है कि जी ये इसमें से ये जो धुआं सा उठता है ये कहां से उठता है और क्या हो रहा है, तो दिस मस्ट एंड। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मिसकॉन्डक्ट की भी आज बात हुई है कि क्या जो 6 जजेस ने खत लिखा था ये मिसकॉन्डक्ट था, और फिर मंसूर अली शाह साहब ने इस पर सवाल उठाया कि फिर सारी हाई कोर्ट से अगर शिकायत कर रही हैं तो क्या सब मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं? लेकिन अटॉर्नी जनरल ने आजम तारड़ साहब के इस बयान को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह गलत था। इस पर भी बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबान कुरैशी साहब, ये बताइए कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ केसेस
वक्त पे लग जाते हैं, कुछ केसेस लेट हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक दरख्वास्त की हुई है, 1 अप्रैल को ये दरख्वास्त गई थी कि पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आपने की है कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो पीटीआई को मिलनी चाहिए और इनको नहीं मिलनी चाहिए। वो दरख्वास्त अभी तक फिक्स नहीं हुई, तो आपकी लीगल टीम को दरवाजा दोबारा खटखटाना नहीं चाहिए था? आपकी लीगल टीम कहाँ सो रही है? अगर आप ये नुक्ता ना उठाते तो मैं बिल्कुल इसी तरफ जा रही थी कि इससे आपको क्या पता चलता है, ये जो सिलेक्टिवली केसेस टेक अप हो रहे हैं, कुछ अर्जेंसी में और कुछ में जहां पे अर्जेंसी है। अब देखिए, इसी की वजह से आपका केपी में सेशन रुका हुआ है, और बिल्कुल ठीक जायज नुक्ते पे आप पहले हमें इंसाफ तो दें इसके ऊपर। पहले आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो वजूद है उसी को तस्लीम नहीं किया। अब शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, वो तो आपने तस्लीम कर लिया। अब पहले कहते थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीट पे कोई टिकट पे कोई जीता नहीं, अब तो आ गए फैसल अमीन गंडापुर साहब नेशनल असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे जीते और जनरल इलेक्शन में, ठीक। तो अब सारे जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए, इन्होंने मान भी लिया। तो अब मेरे ख्याल में फैसल अमीन गंडापुर साहब तो जनरल इलेक्शन पे नहीं आए, जनरल इलेक्शन पे आए, वो तो बाई इलेक्शन पे आए। नहीं, बाई इलेक्शन नहीं, उस पर डिले था ना, उनकी सीट पे डिसीजन का वो मसला था, आई थिंक। नहीं, वो आपका जो बाजोड़ वाला इशू था, वो अगर आप जीत जाते तो फिर आप जनरल सीट पे आते। नहीं, आई थिंक इनका भी है दैट ही इज ऑन एन SIC सीट इन द नेशनल असेंबली नाउ, एंड उसके ऊपर आपका बिल्कुल सब बहाल होता है, एंड बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को टेक अप करना चाहिए। टू बी फेयर, जो हमारी लीगल टीम है, हमारी लीगल टीम कौन सा कोई वो आराम से बैठी है? कौन सी लीगल टीम है? कौन है इसमें? इतने वकील हैं, क्योंकि इतने एक एक बंदे पे कोई 50 मिनिमम तो 50 केस है ना। अगर 50 केस आप पे है नहीं, हम आपको सीरियसली नहीं लेते। प्रेशर कर रहे होते हैं रोज, इतने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, अदालत में नजर नहीं आते। नहीं, हमारे प्रोफेशनल वकील भी हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं, बिल्कुल सही है, लतीफ खोसा साहब हैं। लेकिन आज हामिद खान साहब ऐसे सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि जनाब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया, मैं तो बार एसोसिएशन से। जी, वो उनका अपना एक सोच है, स्टाइल है काम करने का, उनकी इज्जत करते हैं। बहुत सीनियर है, मैं बहुत जूनियर हूं, मैं क्या आपका एक्सप्रेशन बहरहाल बहुत दिलचस्प था जो भी आपने इस पर कमेंट किया। लेकिन मिसकॉन्डक्ट की जो बात हुई है राना एहसान अफजल साहब, वो ये है कि आज चूंकि एक आपको याद होगा, जो कमीशन अनाउंस किया गया था उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अटॉर्नी जनरल बैठे थे आजम नजीर तारड़ साहब के साथ, लॉ मिनिस्टर के साथ, और उसमें जब उनसे सवाल हुआ था कि क्या ये मिसकॉन्डक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि जी इसका तायुन कमीशन के सपोर्ट हम कर रहे हैं कि कमीशन इसका तायुन करेगा कि मिसकॉन्डक्ट हुआ है या नहीं हुआ, यानी मिसकॉन्डक्ट के होने को भी मौजू बनाया गया था। तो उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब सवाल किया कि ये क्या बात आप कर रहे थे और आपने क्यों उसको मिसकॉन्डक्ट का कहा, और आज तो सारी हाई कोर्ट शिकायत कर रही है, तो क्या फिर सारे मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं? तो उस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल उनके साथ खड़े नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जी अगर ये बात हुई है, जिसने भी की है वह मैं उसके खिलाफ हूं। तो ये मिसकॉन्डक्ट का सवाल तो फिर खत्म हो गया ना। आप ये देखें, बात ये तब भी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये नहीं कहा था कि ये मिसकॉन्डक्ट हुआ है और इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। उन्होंने यही कहा था कि अगर ये हुआ है या नहीं हुआ, इसका फैसला भी कमीशन करेगा। और अभी भी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई हुआ है तो वो अब ये सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी, ये जो 6 मेंबर बेंच है वो फैसला करेगा। तो ये उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हुआ है, अगर हुआ है तो उसके अंदर तो कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बात यह है कि जिस नौयत के इल्जामात थे वो बड़े संगीन थे, और अगर वो अगर आप समझते हैं ना आज, तो फिर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है ना सर, ये पॉइंट तो वैसे क्लियर हो जाता है ना कि मिसकॉन्डक्ट नहीं हुआ। जजेस ने शिकायत की, उन पर दबाव है, तो उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट नहीं किया खत लिख के। देखें, ये तो बिल्कुल एक जो जस्टिस हैं उनका मौकफ इसके ऊपर आ गया है, बाकी जस्टिसेस ने अपना मौकफ इस मामले के ऊपर नहीं दिया। लेकिन ये तो अब जो फैसला है ये तो जो 6 मेंबर बेंच है उसके ऊपर है। बिल्कुल सही है। चलिए सर, अब एक चीज़ की तरफ मैं अब एक और मौजू की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, और वो मेहरबानों साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन में आज फिर समात हुई, ये नोटिस किया हुआ था पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। तीसरी मरतबा आपके इलेक्शंस पर सवाल उठा है, आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हो रहे। एक मरतबा आप थोड़ी सी कोशिश करके अपने इलेक्शन ठीक करा क्यों नहीं लेते? उस पर मैं जवाब देती हूँ, मगर सबसे ज़्यादा जो हैरत मुझे जिस बात पे होती है ना, कौन सवाल उठा रहा है हमारे इलेक्शंस पे? एक ऐसा इदारा
जिसके अपने जो उन्होंने खुद इलेक्शंस करवाए पूरे मुल्क के अंदर, उसके ऊपर कितने तहफ़्फ़ुज़ात का लोगों ने इजहार किया। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, फाफन है, सवाल वो नहीं उठा रहे, सवाल तो अकबर एस बाबर या नहीं, वो हमारी की बात करें। मैं कह रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो खुद इलेक्शंस करवाए मुल्क के अंदर, उसमें कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं, उस पे तो कुछ नहीं, उनके कान पे जूं नहीं रेंगी। वहाँ पे तो वो कुछ देखने को तैयार नहीं है। ईसीपी में हमारी जो दरखास्तें हैं, उसकी जो 60 डे ज्यूरिसडिक्शन थी वो ख़त्म हो गई, अभी तक ऑर्डर नहीं आए। अब हम ट्राइब्यूनल्स की तरफ हमें धकेल दिया गया है, वहाँ पे भी एड़ियाँ जो है वो घसीट रहे हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इट्स वेरी रिच कमिंग फ्रॉम द ईसीपी। हमने जो इस्तीफ़ा तीसरी मरतबा इंतखाब कराए हैं अपने इंट्रा पार्टी, वो जो सुप्रीम कोर्ट की तजावीज़ थी, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ात और तजावीज़ थी, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। आपके सामने है, सिर्फ 2 महीने, कम ऑलमोस्ट 2 महीने इनके पास वो हमारे दस्तावेज़ात सब कुछ पड़ा रहा। इन्होंने उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ किया, उसके ऊपर हमें कोई इन्होंने लिख कर नहीं भेजा कि हमें ये सवाल है। अब बिल्कुल 2 महीने होने को आए हैं, डिले टैक्टिक्स हैं सिर्फ। अब अपेरेंटली हमें बताया जाएगा कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या क्या ऑब्जेक्शन है, और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जब आप सुनेंगे कि वो ऑब्जेक्शन क्या है तो क्या उठाए गए, क्योंकि आज तो पीटीआई की लीडरशिप ने, पीटीआई के वकला ने मांगा है कि जी हमें बता दें इतराज़ात क्या हैं, तो फिर ये ऑर्डर किया गया कि इनको इतराज़ात बताए जाएं। अभी बताए जाएंगे, मगर ऑब्वियसली कंफर्म बात नहीं है। आपके पास सोर्सेज से खबर है? मैं बता नहीं सकती, ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं आई कांट रिपीट इट, बट जब आप सुनेंगे ना तो आप भी हंसेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि अब और क्या बचा था। और अगर इतने जो कह रहे हैं ना, जो आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे हंसेंगे? आपको पता चलेगा ना जब हमें पता चलेगा ऑफिशियली, आपको भी पता चलेगा, हम सब इकट्ठे ही हंसेंगे। ठीक है। इस फाइन टूथ कोम के साथ अगर पाकिस्तान की बाकी जमातें जो 150 से जायद हैं, उनके इलेक्शंस को भी अगर देखना शुरू कर दे ईसीपी, तो पाकिस्तान में कोई जमात ही नहीं बचेगी। बाकियों के इलेक्शन, शायद हमसे गलती ये हुई है कि हम पर्चियों पे इलेक्शन नहीं कर रहे, हम भी पर्ची पे करा लेते हैं, क्योंकि उसको तो ये तस्लीम करते हैं। हम भी ताहयात अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इस तरह के सारे ओहदे जो है बांट देते हैं, और एक खानदान के अंदर ही बांट देते हैं। शायद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ठीक लगे। सही है। इसमें वैसे इलेक्शन कमीशन खुद भी ये नुकता उठाता है कि जब आपने अपना एक इलेक्शन कराया है, तो उसमें आपको 7 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट जमा कराना है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में जमा कराने हैं, और अगर आप 7 दिन के अंदर जमा नहीं कराएंगे तो आपके इलेक्शन तस्लीम नहीं किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर खुद इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक कदगन है कि वो कितने दिन में उसका जो है वो सर्टिफिकेट पब्लिश करता है। 15 दिन में। 15 दिन में। तो 15 दिन गुजर जाने के कई हफ्तों तक भी इलेक्शन कमीशन इसका कोई जवाब नहीं देता, तो क्या खुद इलेक्शन कमीशन भी कोई वायलेशन कर रहा होता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन वॉयलेशन नहीं कर रहा होता, वो मोल्ड कर देता है। ये एक मोम की नाक बना के रख दी है इन्होंने, इस तरफ मोल्ड कर दो तो ठीक है, ऐसे मोड़ दो तो गलत है। लेकिन जो पीटीआई का जो शुरू में इलेक्शन कमीशन का जो पहला डिसीजन आया था, जिसमें कहा था उन्होंने, जिसको चैलेंज किया और उसको परसू नहीं कर पाए कि ये इसका डिसीजन ही गलत है, कि ये हमें ऑर्डर कर रहा है कि जी इलेक्शन आपके ओरिजिनल जो से अगस्त के थे वो दुरुस्त नहीं है। बट देयर आर सो मैनी। लेकिन इशू इलेक्शन कमीशन के पास क्या है इस वक्त कि जी पीटीआई, आप देखें ना, ये जो आइन में आर्टिकल 25 है या ये जो चीज़ें हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में अगर जाती हैं और नहीं लगती, तो फिर हमने तो देखा माजी में इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत से एहतजाज हुए। तो एजिटेशन किस चीज़ का होता है? एजिटेशन दुनिया में आप देख रहे हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। एजिटेशन मींस कि आप रिकॉर्ड पे चीज़ें ला रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हो रही, या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं या जो बाकी इस मुल्क के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक नहीं। लेकिन हर पेशी पे खामोशी से फिर अगले, आप इलेक्शन कमीशन में जब इनकी टीम होती है तो ऐसे खामोशी से, और वो मतलब आपने तो खाली एक क्लाइंट का केस नहीं लड़ रहे, इनके वकला में से तो इनके अपने पार्टी के ओहदेदार आन, तो आप एग्रेसिवली उसको देखें। लेकिन क्या जी वो कंटेंट मिल जाएगी तो कोई मसला हो जाएगा? भाई क्यों घबराते हैं? सियासतदान तो इन चीज़ों से नहीं घबराते हैं। तो थोड़ा सा इस तरफ से भी है। बाकी इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियसली मैंने जितनी इलेक्शन पिटिशंस की हैं शायद अभी बहुत कम लोगों ने की होंगी। इस इलेक्शन कमीशन में डेली जाता हूँ और उधर जो हाल है
गॉड फॉरबिड कोई पहला इलेक्शन नहीं है, हम ये इलेक्शन पिटिशंस करते आ रहे हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वो सेक्शन 4 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, बाकी जोन से हैं, वो सब बिल्कुल साइड पे, जिसकी जो मर्जी है वो फैसला आ रहा है, वो फैसला जा रहा है, टर्न डाउन होता है हाई कोर्ट से, फिर रिमांड होता है, फिर चला जाता है, जहां मर्जी है रिकाउंटिंग हो रही है, जहां मर्जी है रीपोलिंग भी हो रही है, जहां नहीं करना वहां पे आंखें बंद हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जहां पे 14 को 7014 कर दिया जाता है, तो ये तो फिर इस पे आप फैफिन की रिपोर्ट को छोड़ दें, आप तो इंटरनेशनल मीडिया को देखें ना, जब इलेक्शंस हुए थे तो इंटरनेशनल मीडिया में क्या क्या खबरें आई थी, तो दिस ऑल शोज कि जी इलेक्शन कमीशन का जो ये इलेक्शंस होल्ड किया है, इस पे क्वेश्चन मार्क्स ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं, इवन लास्ट थिंग कि जो मुस्लिम लीग नून इस वक्त गवर्नमेंट में है, आपने हालिया देखा कि उनके अपने जो पार्टी के लोग हैं वो बड़े ओपनली कह रहे हैं। सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ यार, ये चलता रहेगा ना, और जैसे आपने जो सवाल पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करी तो उसकी पेनल्टी क्या है, पेनल्टी होनी चाहिए। जब तक पेनल्टी नहीं होगी, जब तक हम एक सजा और जजा का एस्टैब्लिश करेंगे एक मुल्क में, ऐसे ही चलता रहेगा। सही है। अब किसी इलेक्शन कमीशन अगर एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको पेनल्टी कौन करेगा, ये तो एक सवाल है ना। मगर राना एहसान अफजल साहब, मेरा सवाल यह है कि जैसा कि अभी मैं पहले भी कह रहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी जमात के लिए अपने इंटर पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराना होता है, और अगर नहीं कराएंगे तो आपके इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 21 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 45, 47, 48 सारे फॉर्म 49, 51 जितने भी होते हैं, ये सारे आपने अपलोड करने होते हैं अपनी वेबसाइट पर। लेकिन हमने देखा कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद, बल्कि 2 हफ्ते का टाइम था, सॉरी 21 फरवरी तक ये जमा होना था, लेकिन महीना गुजरने के बाद जाके कहीं अपलोड हुए, महीना 1.5 महीना गुजरने के बाद, तो ये भी तो एक वायलेशन थी। तो इलेक्शन कमीशन को वायलेशन करने की इजाजत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को वायलेशन करने की इजाजत नहीं है। ये क्या बात हुई? देखें, सबसे पहले तो बिल्कुल उनको अगर 2 हफ्ते का टाइम है तो उसी के अंदर ही उनको वो अपलोड करने चाहिए। तो हम इस चीज को तो नहीं सपोर्ट कर रहे कि वो 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते बाद अगर अपलोड हुए तो वो ठीक हुआ है। अगर गलत हुआ है तो उसको गलत कहना चाहिए। बहरहाल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अगर ये जिम्मेदारी से कराते और बिल्कुल बोगस ना होते, ये मामला तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन में नहीं, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया, और वहां भी यही साबित हुआ कि इनके एक जाली और बोगस इन्होंने इलेक्शन कराया। और चले अगर करा दिया था तो फाइल का पेट ही भर देते, कोई तो कागजी कार्रवाई पूरी कर देते। डॉक्यूमेंटेशन जो जिसको कहते हैं कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट हुआ, ये तो वो भी नहीं पेश कर सके। तो जब इनकी अपनी गलती है, कुताही है, और ये इसको तस्लीम ही ना करें और सारा का सारा मुद्दा ये डाल दें इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो यहाँ भी सवाल उठता है। देखें, दूसरी बात ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं कि जिनकी खान साहब तारीफें किया करते थे, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत लिखा गया था शेख रशीद साहब ने इनकी तारीफी खत में। देखें, इनका टेन्योर जब खत्म हो जाएगा तो इन्हीं के उमर अयूब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो नए इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो इंतखाब कर लेंगे। बाकी अगर कोई मामलात इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये समझते हैं कि तब्दील होने चाहिए हैं या कोई सजा जजा का मैकेनिज्म बनाना है, तो आए बैठे पार्लियामेंट के अंदर, वहां वो फोरम है, वहां डिबेट करें और उन मामलात को उठाएं, और हम भी उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात ये है कि जो तो आपके फेवर में फैसला हो जाए उसको आप तस्लीम करें, उसको आप उसके गुण गाएं, और जब आपके फेवर में ना हो तो आप जो है वो तरह तरह के इल्जाम लगाएं। ये भी चीज जेब नहीं देती। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन बोगस कराए, वो जाली थे, वो इलेक्शन कमीशन ने खाली नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रद्द कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सही है। बड़े मासूम हैं। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक तो ये गंदम का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ है, और इसमें अब हुकूमत ये कह रही है कि ये निगरान हुकूमत इंपोर्ट करके चली गई, और इसमें एक फिगर पीटीआई के एक रहनुमा ऑन अब्बास साहब की तरफ से भी आया। वो कहते हैं एक शख्स ने 85 अरब रुपए का मुनाफा कमा लिया या माल बना लिया। ये इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, पता नहीं किस शख्स पे लगा रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है। अब इस मामले में एक चीज़ दोनों जमातें जिम्मेदारी तो फिक्स कर रही हैं निगरान हुकूमत के ऊपर, हुकूमत क्या करने जा रही है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
खुशामदीद कहते हैं किसानों का मामला। राना एहसान अफजल साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। ये निगरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एहसान इकबाल साहब ने कहा कि जी गंदम मौजूद थी, बम्पर क्रॉप आ रही थी, इसके बावजूद इंपोर्ट की गई। पीटीआई भी ये कह रही है, पीटीआई के इनफैक्ट ऑनबाज बप्पी साहब ने कहा है कि 85 अरब रुपए कोई एक शख्स खा गया। ये कौन 85 अरब रुपए खा गया है और इस पर हुकूमत अब क्या करने का इरादा रखती है? और फिर ये किसानों का जो अब मामला अब हमारे सामने आ चुका है, इसको बहरहाल डील तो हुकूमत नहीं करना है, बजाय इसके कि लोगों को घरों से उठाया जाए और उनके घरों पर छापे मारे जाए, किसानों के घरों पर, इस मामले को कैसे हैंडल किया जाएगा? सबसे पहले तो निगरान हुकूमत के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम की कीमत थी वो कम थी और पाकिस्तान में ज़्यादा थी। तो उस वक्त ये फैसला किया गया गालबन ईसीसी के प्लेटफॉर्म से कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इजाज़त दे दी जाए कि वो गंदम जो है वो खुद ही इंपोर्ट करे और फिर अपने ओन पे जो है वो मार्केट के अंदर उसको सेल करते। और बिल्कुल तब इसी तरीके से गंदम जो थी वो मौजूद थी, लेकिन ये देखा गया कि इंटरनेशनली जब सस्ती गंदम आएगी और यहाँ सप्लाई बढ़ेगी तो शायद गंदम के जो कीमतें हैं वो लोकली कम हो जाएंगी। इसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो इन सारे मामलात को बारीकी से देखेगी और देखेगी कि ये क्यों ज़रूरत आई पेश कि आप गंदम को इम्पोर्ट करें, इवन दो वो सस्ती थी इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन फिर भी ये इजाज़त क्यों दी गई इस नज़रिए से कि यहाँ पाकिस्तान में गंदम की किल्लत नहीं थी। तो ये एक तो तहकीकी ये कमेटी तहकीक करके अपनी रिकमेंडेशन जो है वो जल्द मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर को पेश कर देंगी। बाकी देखें, बात आप ठीक कर रहे हैं कि अब इशू ये आ रहा है कि गंदम अजाफी है और ऑलरेडी गंदम मौजूद है, तो फिर ये पंजाब हुकूमत ने गंदम जो है वो अभी तक जो रेट उन्होंने अनाउंस किया उस पर ख़रीदानी शुरू की। तो इसके अंदर एक बैलेंस है जो पंजाब हुकूमत को क्रिएट करना पड़ेगा। एक तरफ इससे आटा ओवरऑल 25 करोड़ आवाम के लिए सस्ता हो रहा है और एक इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो किसान हैं उनको नुकसान ना हो। तो इन चीज़ों का बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए है। पंजाब हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो किसानों के साथ एंगेज करें और जो मेरे पास अब मुकम्मल डिटेल तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एंगेज कर रहे हैं मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं किसानों की, उनके साथ गंदम से रिलेटेड। और बिल्कुल इस मसले का मैं ठीक है, हाई हैंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। सही है मेहरबानो साहबा, मगर अगर कोई निगरान हुकूमत ये करके चली गई तो ये हुकूमत तो लाचार थी, फिर ये क्या कर सकती थी? गंदम उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, वो नहीं तो नहीं खरीद सकते किसानों से। बिल्कुल उनको मालूम था कि गंदम हमने इंपोर्ट की हुई है, सबको मालूम था कि इस साल माशाल्लाह से हमारा बम्पर क्रॉप होने जा रहा है, तो ये सबको मालूम था। इसमें थोड़ी सी फोरसाइट की ज़रूरत थी। अगर तब हम, एंड दिस इज़ अ लार्जर इशू जिस पे मैं आती हूँ, तब पंजाब हुकूमत को ये करना चाहिए था कि प्री मैच्योरली अनाउंस मत करते कि वो अपना जो उठाएंगे गंदम मार्केट से आधा उठाएंगे पिछले साल के बनिस्बत। उनको ये करना चाहिए था सबसे पहले कि एक मैकेनिज्म डेवलप करते कि किस तरह वो अपने किसान को हेल्प मदद करेंगे एक्सपोर्ट करने में। हम रोज़ रो रहे हैं कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, किस तरह हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, तो आपके पास एक बड़ा खूबसूरत मौका था। अब दिस गोज टू द लार्जर पॉइंट, ये जो कमेटियां बन रही हैं, हमें कमेटी की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना रिकैलिब्रेट करना है एटीट्यूड। हमें ज़रूरत है डीरेगुलेशन की। हुकूमत क्यों सेट कर रही है कीमत, किस पे गंदम खरीदनी है, कितने पे आटा बिकना है, आप डीरेगुलेट करें, आप मैकेनिज्म्स बनाएं कि आपका किसान जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं, आप गंदम बाहर बेचेंगे, ठीक है। मार्केट फोर्सेस जो है ना, फ्री मार्केट जो है, द मार्केट विल रेगुलेट इटसेल्फ और वो करेक्शंस खुद करेगी। बिल्कुल हुकूमत को नहीं इंटरवीन करने की जरूरत। जब हम ये सब कर लेंगे ना, तो ये जो हम क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स विद इन द सिस्टम इंटरवेंशंस की वजह से, वो खत्म हो जाएंगी। बेसिक इशू ये है। अब यू डोंट नीड अ कमिटी, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, मगर ऐसा क्या ये नैप का एक और केस आ रहा है? 85 अरब रुपए की बात ये तो बनेगा। देखिए, इस पूरे में जो फैसको हुआ है, इसमें फायदा किसको हुआ है? बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। उस माफिया को, ठीक है, नुकसान किसका हुआ है? एक आम गरीब किसान का। बिल्कुल। फैसला किसने किया
सबसे पहले आपको याद होगा पीडीएम की जब हुकूमत थी बड़ी जल्दी में कानून साजी हुई कि जी जो इख्तियारात में इजाफा किया, निगरान हुकूमत के हैं वो पॉलिसी मेकिंग भी कर सकते हैं, जो कि आइन के ही मुतज़ाद एक अमेंडमेंट कर दी गई। करेक्ट। फिर ये नैब की अमेंडमेंट कर दी गई उसी दौर में कि जी ईसीसी के सीईसी के कैबिनेट के इन डिसीजंस पे तो करप्शन का ऑफेंस ही नहीं बनता, भले से उसमें सब्सिडी दे दी जाए अरबों की, भले से फर्टिलाइज़र की एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी जाए। ये तमाम चीज़ें कौन कर रहा था? ये वही माफिया कर रहा था, करता रहा है, अब भी वो प्रवेल करेगा। और बेचारा किसान गरीब आदमी वो सफ़र कर रहा है और करेगा। गंदम अगर पड़ी रहेगी, कमेटी कितनी जल्दी, क्या गारंटी है कि वो गंदम की क्रॉप्स जो सी है और वो गंदम ख़राब नहीं होगी? कब तक ये डिसीजन हो जाएगा? आप पूछ लीजिए कि जी कोई आप टाइम फ्रेम देते हैं कि 2 या 4 या 5 दिनों में या 6 दिनों में मौसम आपके सामने है, वो गंदम तमाम उठा ली जाएगी। जब नहीं उठा रहे तो क्या होगा? उसका क्या किसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी? और राजा साहब, जब ये नहीं होगा, अब किसान को पैसा नहीं मिलेगा, उसकी जो इनपुट कॉस्ट है यूरिया की, डीएपी की, बिजली की, उसने ट्यूबवेल चलाना है, उसके डीजल की, उसने ट्रैक्टर हल चलाना है, वो सब बढ़ गई। ठीक है, उसको कीमत नहीं मिली, उसने अपने बच्चों का पेट भी पालना है। अब जब when he doesn't break even तो क्या होएगा? उसके पास सीड मनी नहीं होएगा अगले साल के लिए। अगले साल आपको अगले साल वो चारा उगाएगा, वो जरूर वो अगले साल आपको शॉर्टेज होएगी। यही तो मसला है। बिल्कुल सही है। राना साहब, आखिर में मैं जरा एक और इशू को टच करना चाहता हूँ, वो मुज़ाकरात का है। नून लीग बार बार कह रही है, हुकूमत बार बार कह रही है पीटीआई आए, मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आप हमारा हाथ थाम लें। मुज़ाकरात का इम्कान रोशन हो रहा है? देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत की तो ये ख्याल नहीं बल्कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल को ठंडा करे और रीच आउट करे ऑपोजिशन को कि वो जो है वो टॉकिंग टेबल पे है। अब टॉकिंग टेबल क्या है? टॉकिंग टेबल पार्लियामेंट है। टॉकिंग टेबल जो है जहां यहाँ ये अपना मुद्दा रखेंगे, हम अपना मुद्दा रखेंगे, वहां से जो है वो सोल्यूशन निकलेगा। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि पीटीआई को पार्लियामेंट का रुख करना चाहिए, उसको चलने देना चाहिए और वहां से जो है वो डिबेट जो होगी वो इस मुल्क के मसाइल हल करेगी, इनके मसाइल हल करेगी। तो हम तो बिल्कुल इनको दावत देते हैं कि आप सड़कों का रुख जो है वो करना छोड़ें। मुल्क जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। रुपी डॉलर जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। 1.1 बिलियन की एक और ट्रांच आ गई है आईएमएफ की। जो स्टॉक मार्केट है वो अरूज पे है। इसी तरह सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे ध्यान पे बिल्कुल आने लगी है। इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले चंद हफ्तों में बड़ी अच्छी खबरें आने लगी हैं। तो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मत फैलाएं। आप मुल्क को जो है वो डीरेल, इसकी तरक्की को डीरेल ना करें जो फाइनली हम अचीव करने जा रहे हैं। राना साहब, ये पीटीआई से तो चले आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, वो मान नहीं रहे, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान जो मिलियन मार्च करने जा रहे हैं, ये इनको मनाना तो निस्बतन आसान है। इनके पास तो शायद पीटीआई से भी बड़ी स्ट्रीट पावर रखते हैं, वो 2 दिन के नोटिस पर एक बहुत बड़ा मार्च कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं इनको एंगेज कर रहे? मौलाना को तो कम से कम एंगेज करें, वो क्यों नहीं एंगेज हो रहे आपसे? देखें, सबसे पहले तो मौलाना साहब को मिलियन मार्च जो है वो केपीके में शुरू करना चाहिए, क्योंकि धांधली तो उनके साथ वहां हुई है। वो उनका तो यही इल्जाम है। जी, केपी में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम उनको बिल्कुल इंगेज करेंगे और हम समझते हैं कि उनको भी मुल्क की स्टेबिलिटी में हिस्सा डालना चाहिए, इनस्टेबिलिटी में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल हम उनको इंगेज करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि वो ये मार्च ना करें। बहरहाल देखें, हम तो असेंबली में उनके जो जितने भी इनकी क्वेरीज हैं, मामलात हैं, उनका हल जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों में है। वो हुकूमत के किसी कमीशन बनाने में नहीं है, क्योंकि कमीशन अगर बन गया, उसका कोई रिपोर्ट खिलाफ आ गई तो फिर वो कहेंगे ये गलत है। तो उनका हल वही है जो आईनी तौर पे आज़ाद अदारे हैं, वहीं से सोल्यूशन निकलेगा या फिर असेंबली से सोल्यूशन निकलेगा। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। मुल्क को चलने दें, मुल्क को डिस्टेबलाइज ना करें, मुल्क बेहतरी की तरफ बड़ी तेजी से गामजन है। सही है। मेहरबान साहब, शदीद तरीन जंगों के बाद भी होते मुज़ाकरात ही हैं। आखिर क्यों नहीं आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? क्यों आप इधर उधर भाग रहे हैं? मुज़ाकरात कब होते हैं? जंगों के बाद भी जब मुज़ाकरात होते हैं, व्हेन एवरीबडी कम्स टू द टेबल और गुफ्तगू होती है, तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत एक बेसिक CBMs होते हैं उससे पहले, राइट? अब ये बात करें एक टॉकिंग टेबल की, मुझे लगता है टेबल ही टॉक करेगी, टेबल पे बैठे हुए लोग नहीं टॉक कर रहे। क्यों नहीं?
क्योंकि आपने ऐसा माहौल नहीं बनाया। आप सिर्फ देखिए खोखले अल्फाज नहीं बयान कर सकते ना। वो माहौल कैसे बनेगा? असेंबली में आप खड़े होके कह दें कि जी हाँ जी मुज़ाकरात होने चाहिए, हम चल के जाएंगे। क्या करेंगे? आपको लगेगा कि आप माहौल बन गया है। मैं बता रही हूँ, उसके बाद आप यही बात करने, आप इसी सांस में आप जिस किस्म के जुमले कसते हैं एक जमात के ऊपर, मुल्क दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए है, सारे इनके कलम होने चाहिए, ये 9 में जलाओ घर। तो किसी ने नहीं, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा था ना सर दो तभी सर कलम कर देना चाहिए था। और फिर देन शी ट्राइड टू एक्सप्लेन इट और समथिंग कि मैं तो ये कह रही थी, मैं तो वो कह रही थी। फितने का सर कलम उन्होंने कहा था। नहीं वो फितना किसको बुला रही थी? फितना बुला किसको रही थी? नहीं, what I'm saying is अभी भी एक तलखी पाई जाती है इनकी ज़बान में, इनकी गुफ्तगू में। ज़बान नरम करें तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का माहौल पैदा हो सकता है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आखिरी जुमला, हमारे जो लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दायर, उनको मुकदमों को चलाएं तो सही ना, सिर्फ रिमांड पे रिमांड लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, जिनकी सजाएं बनती हैं उनको सजाएं दें, जिनकी नहीं बनती उनको आज़ाद करें। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।